हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज जो है रोटेशनल मोशन का हमारा ये तीसरा लेक्चर है और आज के क्लास में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन को एग्जीक्यूट करता है तो उस केस में उसके टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि यहां से काफी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आपके जेई मेंस और खास करके नीट में और सीबीएसई में अक्सर पूछा जाता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। डेफिनेटली आज का वीडियो देखने के बाद जो रिलेशन होता है टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन बनाने में भी काफी इजी हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आपको कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम किसी बॉडी के ऊपर जो टॉर्क लगता है और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके बीच में रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं। ऑलरेडी हम दूसरे लेक्चर या पहले लेक्चर में भी बता रखे हैं कि जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन को एग्जीक्यूट करता है तो उसका टॉर्क और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत ही बड़ा रोल होता है। जैसे कोई बॉडी अगर ट्रांसलेशनल कहते हैं या लीनियर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वहां पे उसका मास और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। लेकिन जब रोटेशनल मोशन को एग्जीक्यूट करता है तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है हर एक पार्टिकल के ऊपर और हर एक पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ड्राइव करेंगे। मान लेते हैं ये हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। ये हमने क्या ले लिया? एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस और इसको कहते हैं हम लोग जेड एक्सिस। अब ऑब्वियसली कोई भी बॉडी है तो बॉडी क्या है? बेसिकली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। वेरी सिंपल। तो मान लेते हैं ये हमने यहां पे एक बॉडी ले लिया। ये क्या ले लिया? एक बॉडी ले लिया, यानी कि इसको हमने एक बॉडी कह दिया। कहीं ना कहीं ये बॉडी क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है। जैसे एक पार्टिकल हमने ये ले लिया, 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 ये ले लिया। अगर मैं इसको पार्टिकल 1 मानता हूं तो इस पार्टिकल को 2 मानूंगा, 3 मानूंगा, 4 मानूंगा, 5 मानूंगा, अप टू हम क्या ले लेंगे? n। अब ये देखिए, ये जो एक्सिस है इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ओजेड जो है ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये पूरा का पूरा बॉडी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर इस पॉइंट को माना जाए, देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट अगर हम देखें तो हर पार्टिकल का, जैसे इसका मास हमने m1 ले लिया तो इसका मास हम m2 ले सकते हैं, इसका मास m3 ले सकते हैं, इसका मास हमारे पास mn हो जाएगा, इसका मास m4 हो जाएगा, इसका मास क्या हो जाएगा? m5। तो रेस्पेक्टिव डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या होगा? इस डिस्टेंस को हम r1 कह सकते हैं, इस डिस्टेंस को हम r2 कह सकते हैं, इसका रेस्पेक्टिव डिस्टेंस r3, इसका रेस्पेक्टिव डिस्टेंस r4 और इस तरह से इसका रेस्पेक्टिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा? rn और इसका रेस्पेक्टिव डिस्टेंस r5। आप यहां पे बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब जब ये बॉडी रोटेट करेगा तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट को ड्रॉ करना पड़ेगा। The direction of tangent will give you the direction of velocity on that particular point। यानी कि हम किसी भी पॉइंट पे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, ये जो बॉडी है, इसका मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? यहां पे टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे। ये हमें इस पार्टिकल का क्या देगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। उसी तरह से अगर ये दूसरा पार्टिकल है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट, ये इस पॉइंट पे इस पार्टिकल का क्या देगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगा। लाइक दैट वन, हम किसी भी पॉइंट पे अगर पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे क्या करेंगे? टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे और डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकुलर ऑन दैट पार्टिकुलर पॉइंट। ओके, अब यूजुअली क्या निकालना है मुझे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क निकालना है। तो जब ये बॉडी रोटेट करेगा तो ऑब्वियसली हर पार्टिकल पे कुछ ना कुछ क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा और हर एक पार्टिकल का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो हम ये मानते हैं, यहां पे लिखते हैं, हम ये यहां पे लिख देते हैं, लेट ए बॉडी हैविंग n particles, let a body having n particles whose masses are m1, m2 अप टू कहां तक लिख देंगे? mn and their respective distances will be
अब यहीं पे आप देख सकते हैं हर एक पार्टिकल, जैसे पहला पार्टिकल जिसका मास हमने m1 ले लिया, दूसरा पार्टिकल उसका मास m2 है, तो उसका रेस्पेक्टिव डिस्टेंस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से है वो क्या है हमारे पास r1, r2 अप टू कहां तक चला जाएगा rm। अब हम यहां पे लिखेंगे कि लेट द बॉडी rotates with an angular acceleration alpha, so the torque acting on each particle will be, अब हर एक पार्टिकल के ऊपर जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। टाउ इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 अप टू कहां तक चला जाएगा τn। अब ऑटोमेटिकली आप जानते हो कि दिस इंप्लाइज टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा τ1, तो इसके लिए लिखेंगे r1 क्रॉस f1, r2 क्रॉस f2 अप टू कहां तक चला जाएगा rn क्रॉस fn, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू होता है r क्रॉस f। आप यहीं से समझिए जो हमारे पास फोर्स होता है वो हमारे पास क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। वेरी सिंपल, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू r1 इंटू m1 इंटू क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m1 a1। क्योंकि देखिए एक चीज आप यहां पे गौर कीजिए, मैंने क्या कहा कि जब वो बॉडी रोटेट करेगा तो उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट होगा, यानी कि कहीं ना कहीं जो बॉडी है वो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। लेकिन कभी भी अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इट इज नॉट नेसेसरी हर पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो। लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो हर पार्टिकल का डिफरेंट होगा, लेकिन जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या होगा कांस्टेंट, क्योंकि हमने बॉडी को जो रोटेट कर रहे हैं वो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहे हैं रोटेट कर रहे हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा हमेशा, यहां पे मैं लिख भी देता हूं जो अल्फा है वो कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा कि बॉडी विल रोटेट विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, लेकिन हर पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। ओके, तो यहां पे m1 a1 उसी तरह से r2 इंटू क्या लिख सकते हैं m2 a2 अप टू कहां तक चला जाएगा rn इंटू mn इंटू rn। आप यहीं से देखिए, सॉरी rn कहते हैं, mn इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास mn इंटू an, यानी कि F इज इक्वल टू ma। ऑलरेडी हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो अगर हम F1 लिखेंगे तो m1 इंटू a1 F2 m2 a2 लाइक दैट वन mn an। अब यहीं से आप देखिए टाउ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आपके पास जो रिलेशन आ रहा है वो हमारे पास रिलेशन क्या आ रहा है, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं m1 r1 a1। तो अब यहां पे एक चीज और देखिए, जैसा कि ऑलरेडी हम आपको बता रखे थे कि जब आपको वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ाए थे तो उसमें दो चीज था, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या था v इज इक्वल टू हमारे पास r ओमेगा। उसी तरह से लीनियर एंगुलर हमारे पास क्या है ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या है हमारे पास v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो वहीं पे जो लीनियर एक्सेलरेशन आएगा वो क्या हो जाएगा r अल्फा। तो जहां पे हमारे पास हर पार्टिकल का जो लीनियर एक्सेलरेशन है वहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं r अल्फा पुट कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल, जहां पे a1 है वहां पे हम देखिए m1 r1 और जहां पे a1 है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं r1 अल्फा, क्योंकि अल्फा ऑलरेडी हमने क्या कर रखा हूं कांस्टेंट, अल्फा को हमने क्या कर रखा हूं कांस्टेंट, क्योंकि बॉडी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो वेरी सिंपल, a1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं r1 अल्फा प्लस m2 r2, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास r2 है, तो ये क्या हो जाएगा r2 अल्फा प्लस अप टू कहां तक चला जाएगा तो mn
आर एन और ए एन के जगह क्या हो जाएगा आर एन अल्फा। आप यहीं से देखिए टाउ इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आ गया M1 R1 इंटू R1 का स्क्वायर अल्फा प्लस क्या लिखेंगे M2 R2 स्क्वायर अल्फा अप टू कहां तक चला जाएगा MN RN स्क्वायर अल्फा। आपको किसी को कोई समझने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वेरी सिंपल टाउ इज इक्वल टू जो निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, अगर देखिए यहां पे हर एक की जगह अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा को अगर मैं यहां से कॉमन निकाल लेता हूं एंगुलर एक्सेलरेशन को तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पे M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर अप टू कहां तक चला जाएगा MN RN स्क्वायर। अब ऑलरेडी जानते हो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अल्फा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 अप टू कहां तक चला जाएगा IN, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यूजुअली उसको आई से इंडिकेट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, यानी कि मास इंटू उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का बराबर क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब कहीं ना कहीं देखिए टॉर्क इज इक्वल टू, आप डायग्राम को थोड़ा रिकॉल कीजिए। डायग्राम में ऑलरेडी हमने क्या दिखाया था कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया था, डायग्राम में आप यहां पे देख सकते हैं, डायग्राम में मैंने क्या दिखाया था। अब ये जो बॉडी है ये पूरा का पूरा बॉडी कांस्टेंट एंगुलर के साथ क्या कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो हर पार्टिकल का अपना क्या होगा इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे ये पूरे बॉडी है, अगर इस पूरे बॉडी का मास लेके चले टोटल मास तो m इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं M1 प्लस M2 अप टू क्या लेके चलेंगे Mn, क्योंकि हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा। सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल मास विल गिव यू द टोटल मास ऑफ द बॉडी। उसी तरीके से इस पूरे बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट मींस हर एक पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका जो सम होगा दैट विल गिव यू द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पार्टिकुलर बॉडी। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, जो I1 प्लस I2 अप टू IN है दैट विल गिव यू द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा आई। तो इससे ये क्लियर हो गया, जो टॉर्क का रिलेशन निकल गया वो क्या निकल गया आई अल्फा। तो इन दिस वे वी आर गेटिंग द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉपिक मेरा क्या था, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी व्हिच एग्जीक्यूट रोटेशनल मोशन। यानी कि ये क्लियर हो गया, अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन को एग्जीक्यूट करेगा तो उसके टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सप्रेशन होगा वो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई अल्फा। टाउ फॉर टॉर्क, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। क्योंकि मैंने बार बार रिपीट किया हूं कि जो बॉडी है वो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ये जो डेरिवेशन है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अभी तो हम आपको ड्राइव करके बताए हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर जैसे टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में अभी क्या रिलेशन था वो देखें। इसके बाद हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन होता है। इस तरह करके कुछ रिलेशन को जब हम ड्राइव कर लेंगे उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल का ही स्पेशली वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सारे टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स रहेगा। तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इस डेरिवेशन पे कमांडिंग बनाइए, यानी कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगा वीडियो देखने के बाद कि अगर मुझे कोई पूछे, और ये पेपर में भी आ सकता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि कोई बॉडी जब रोटेशनल मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस केस में उसके टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर रिलेशन ड्राइव करने आएगा तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।